हेलो एवरीवन साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल EWD पर। साथ आज है 14 दिसंबर और आज हम कवर करेंगे 14 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करें, जितने क्या किया करें कि जितने भी इम्पोर्टेंट हम फैक्ट्स इसमें नोट करवाते हैं उन सभी को नोट जरूर किया करें। देखिए, करंट अफेयर्स तैयार तभी होती है जब आप इनके नोट्स बनाएंगे। जब तक आप इनके नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा, जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमें ये भी याद है, ये भी याद है। परंतु जब आप हफ्ता 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको रिवाइज करेंगे तो आप भूल चुके हो, है ना। इसलिए नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो सभी लोग नोट्स जरूर बनाते चला करें। तो साथ साथ नोट्स भी आप मेंशन करते हुए चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है साथियों कि 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास का। व्यास सम्मान, देखिए याद रखिएगा, व्यास सम्मान ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में लग ही जाता है। तो देखिए, जो ये व्यास सम्मान है 34वां साथियों, ये मिला है सूर्यबाला को। ठीक है, ये एक लेखिका है, इनको ये व्यास सम्मान मिला है। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, केवल ये ही नहीं कि व्यास सम्मान किसे मिला है, ये भी पूछा जाता है कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। तो साथियों, व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये 34वां व्यास सम्मान है, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो लेखिका है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो लेखिका है ये उत्तर प्रदेश की लेखिका है, इनका नाम है सूर्यबाला। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसके लिए उन्हें ये व्यास सम्मान दिया गया है और इस उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इसके लिए ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, कौन देश को वासी वेणु की डायरी है, तो इससे इसके लिए इन्हें ये व्यास सम्मान मिला है। इस उपन्यास में जानते हैं क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति जो अपना परिवार छोड़कर पैसा कमाने जाता है अमेरिका, उसके सपने पर ये आधारित है। वो अमेरिका जाना चाहता है पैसा कमाने के लिए, तो उसका ये सपना है, उस पर ये आधारित एक आपका उपन्यास है जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ये तो था 34वां व्यास सम्मान। अब हम बात करेंगे 33वें व्यास सम्मान की। तो साथियों, 33वां व्यास सम्मान किसे मिला? ये हिंदी की लेखिका है, इनका नाम है पुष्पा भारती। क्या नाम है? पुष्पा भारती। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। 2024 के साथ साथ 2023 का भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर 2023 का भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो 23 का भी आपसे पूछ सकता है कि 23 में किसे मिला था। पुष्पा भारती को मिला था और उनका एक लेख देखिए, उन्होंने क्या लेख लिखा था? यादें यादें और यादें। इसके लिए इन्हें ये व्यास सम्मान मिला था। व्यास सम्मान की बात हो रही है साथियों, तो व्यास सम्मान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पुरस्कार हमारा 1991 में शुरू हुआ था। के बिरला फाउंडेशन ने ये शुरू किया था। हिंदी लिटरेचर के लिए, हिंदी साहित्य के लिए ये प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले ये जो आपका पुरस्कार है, रामविलास शर्मा जी को ये मिला था वर्ष 1991। तो देखिए, ये व्यास सम्मान से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने वो सब कवर कर लिए हैं और आप सभी इनको नोट कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2034, तो साथियों ये आयोजन आपका किया जाएगा सऊदी अरब में। कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2000, पहले तो हम 2030 की बात करेंगे। तो 2030 और 2034 में जो जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, इन दोनों देशों की घोषणा हो चुकी है। तो देखिए 2030 का आप लोग नोट कर लेंगे, 2030 और 2034, क्योंकि देखिए अब हमारा 2000 अभी जो चल रहा है, देखिए ये ना हमेशा आगे का ही पूछा जाता है आपसे, ना कोई से भी जिनकी घोषणा हो चुकी है उनके बारे में पूछा जा सकता है। 2034 तक की घोषणा हो गई है तो आपको पता है ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अब देखिए 2033 जो 2030 का आयोजन है साथियों, ये तो स्पेन में किया जाएगा। पुर्तगाल और मोरक्को, कहाँ? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा। ठीक है, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का 24वां एडिशन होगा, ये जो आपका 2030 में होगा। अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2034 की, तो ये कहाँ किया जाएगा? ये आपका सऊदी अरब में किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों में इनमें क्या है, टोटल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2030 भी और 2034 भी। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है साथियों। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन है? फीफा। हाँ, 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप है आपका 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ? कतर में हुआ। विनर कौन था? आप लोगों को पता है, बहुत शानदार ये मैच हुआ था। अर्जेंटीना इसमें विनर रहा। रनर अप कौन था? ये फ्रांस। ठीक है, चलिए, अच्छा 2022 की बात हो गई। अब 2026 को देख लेते हैं।
2026 में कहाँ होगा साथियों? 2026 में कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। आप लोगों को ये तीनों ही नोट कर लेने हैं। नोट कीजिए 2026, 2030 और 2034। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोग अभी नोट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में से एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछेगा कि कहाँ। आपसे कोई सा भी वर्ष पूछ सकता है, 26 भी, 30 भी और 34 भी, क्योंकि आने वाले 3 जो है उनकी घोषणा, 26 तो पहले से ही है निर्धारित, परंतु 30 और 34 की घोषणा भी साथियों अब हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको नोट कर ले। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक गीत रूप से गीता के पाठ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो साथियों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, कहाँ बना है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहाँ क्या हुआ है कि लगभग 7,000 प्रतिभागियों ने यहाँ हिस्सा लिया और सामूहिक गीता का पाठ किया है। ठीक है, गीता का जो इन्होंने पाठ किया है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है साथियों। ठीक है, इतना बड़ा जो ये इन्होंने गीता पाठ किया है सामूहिक रूप से, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, इससे पहले की बात करेंगे, फरवरी 2024 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में जो 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव था, उसके दौरान 1500 से अधिक नर्तकों ने एक साथ कथक किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके मतलब बाकी रिकॉर्ड देख लेते हैं। तबला देखेंगे ग्वालियर का, इसमें 1600 तबले एक साथ बजे और ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डमरू की बात करेंगे, उज्जैन में 1500 डमरू एक साथ ये बजाए गए और ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों ये है। तो ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये है वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। इसकी जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? इसका आयोजन ये कर रहा है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के देहरादून में ये साथियों आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो कौन करेंगे? यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ठीक है, जो देहरादून है ये उत्तराखंड की कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव, ठीक है, इन्होंने इसका साथियों उद्घाटन किया है। इसका आयोजन वैसे जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें 54 देश भाग लेंगे। आयुष का मतलब आप लोग जानते होंगे, आयुष का क्या मतलब है साथियों? ये जो आयुष है इसका मतलब है A4 है आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेद। Y4 आप जानते होंगे योगा। U4 होता है यूनानी। S4 होता है सिद्धा। और होम्योपैथी H4। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है, यदि आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, वो आपसे यू का मतलब भी पूछ सकता है, वो आपसे एस का मतलब भी पूछ सकता है कि आयुष में एस का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है। तो आप लोग याद रखेंगे A4 आयुर्वेद, Y4 योगा, U4 यूनानी, S4 सिद्धा और होम्योपैथी। ये क्या है? चिकित्सा के अलग अलग रूपों में, मतलब जो चिकित्सा है ना अलग अलग रूपों में, ये उनके रूप हैं चिकित्सा के। ठीक है, कि आयुर्वेद भी तो एक तरीके का, आयुर्वेद में भी तो चिकित्सा है, इलाज है। योगा में भी तो बीमारियों का इलाज है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है। ठीक है, तो ये चिकित्सा के अलग अलग वो हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि 10वां जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के बारे में जान लेते हैं। आप इसकी थीम नोट कर लीजिएगा। इसकी थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये थीम आयुर्वेद को नई तकनीकों के साथ जोड़ने और उनका डिजिटल इलाज के माध्यम मतलब करना माध्यम से उपलब्ध कराना है। देखिए इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम मोस्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, बाकी तो नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सम्मेलन क्यों किया जा रहा है? इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? जरा देख लीजिएगा। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको विस्तृत करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम की बात करेंगे, इसमें शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, तो आयुर्वेद को स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रभावी हिस्सा बनाना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की बात करूंगी साथियों, 2002 में इसकी शुरुआत हुई केरल के कोची से इसकी शुरुआत होती है। और इसके आयोजनकर्ता कौन है? वो है वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन। ठीक है, तो आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। विंटर गेम्स देख लीजिए आप लोगों को, कि मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि विंटर गेम्स में कौन कौन से गेम्स आते हैं।
तो देखिए ये है विंटर गेम्स और साथियों ये जो कराए जाएंगे ये आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं ये। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये दो अलग अलग हिस्सों में होंगे। देखिए साथियों आपको पता है सर्दी तो हर जगह ही होती है, परंतु भारत में जो लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पूरे साल भर सर्दी रहती है, परंतु जनवरी और फरवरी का जो टाइम है यहाँ पीक पर सर्दी रहती है। यहाँ जो सर्दी का मौसम है ये बिल्कुल पीक पर होता है। इस समय बहुत ज्यादा ठंडा इलाका यहाँ होता है, बर्फ गिरती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ क्या है, देखिए इसका जो पहला चरण है उसको देखेंगे पहले कि लद्दाख में तो ये होगा कि 23 से 27 जनवरी तक यहाँ जो पहला चरण है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वो होगा। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे आइस हॉकी हो गया, आइस स्कीइंग हो गया, तो ये वाले गेम्स इसमें होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ना आइस हॉकी है। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ना ये मिट्टी का ग्राउंड नहीं है साथियों, ये बर्फ का ग्राउंड है ना। आइस हॉकी से इसीलिए बोलते हैं कि ये बर्फ के ग्राउंड पे खेली जाती है। ये जो है आप ठंडे इलाकों में खेली जाती है। ठंडे इलाकों में क्या होता है कि ये वहां इतनी बर्फ जम जाती है तो यहाँ ना बर्फ को पूरी तरह से इस ग्राउंड को तैयार किया जाता है बर्फ से, उस पे ये लोग खेलते हैं। ठीक है, और देखिए इनके शूज देखिएगा, ये नॉर्मल शूज नहीं पहनते हैं। इन शूज में ना स्केटिंग जो होती है ना वो वाले वो व्हील्स लगे होते हैं, तो ये उनके थ्रू ही बर्फ पर चलते हैं, तब ये हॉकी खेलते हैं। समझ गए? चलिए अब इसका दूसरा चरण जो होगा साथियों, पहला चरण तो आपका जनवरी में होगा 23 से 27, दूसरा आपका फरवरी में होगा और ये आपका जम्मू कश्मीर में जाके होगा। ठीक है, तो इसमें ये दो चरणों में आपका खेला जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि खेलो इंडिया क्यों शुरू किया गया? खेलो इंडिया जो पहल है उसी का ये हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश में हमारे खेलों को बढ़ावा देना और जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको आगे तक ले जाना। ठीक है, उनकी पहचान करना इसका उद्देश्य है। साथ ही खेलो इंडिया की शुरुआत आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिए कि वर्ष 2020 से खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई है और पिछले जो हुए हैं विंटर गेम्स ये भी आपके 2024 में आपके लद्दाख में हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए साथियों ये दी है आपकी दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने क्या किया है, महिलाओं को एक महिला सम्मान योजना की मंजूरी दी है। इसमें ये कुछ पैसे महिलाओं को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, लगभग 1,000 रुपए की इसमें ये फाइनेंशियल हेल्प करेंगे महिलाओं को। ठीक है, और ये क्यों देंगे जरा देखिए, 1,000 से 2,100 रुपए भी इसे किया जाएगा 2025 में। पहले तो ये उन्हें देंगे जो 18 वर्ष से अधिक की हैं और ये उन महिलाओं को मिलेगा जो किसी जिन्हें जो कोई और गवर्नमेंट की स्कीम नहीं लेती हैं, जो दिल्ली की किसी और गवर्नमेंट या पेंशन की स्कीम का पार्ट नहीं है, उन्हें ये दिया जाएगा। ठीक है, और किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये नहीं मिलेगा। चलिए ये उन्हें मिलेगा जो थोड़ा फाइनेंशियली बहुत थोड़े से कमजोर हैं और जो कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में जॉन ड्रमानी मा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना, पुर्तगाल, कांगो, मोरक्को। तो साथियों ये बने हैं घाना के। ठीक है, दिसंबर 2024 में जो जॉन ड्रगमानी है ये कहाँ के? घाना के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? घाना। चलिए इन्होंने क्या किया है, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं महमूद बावूमिया इनको इन्होंने हराया है। ठीक है, चलिए अब ये किसकी जगह लेंगे, जो 2000 जनवरी 2025 में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो यहाँ उनका स्थान ये लेंगे। ये इमेज, इस इमेज पर मत जाइएगा, ये इमेज थोड़ी ऐसे ही लगा दी है। चलिए घाना की बात करेंगे, आपको पता है साउथ अफ्रीका की ये कंट्री है, यहाँ की राजधानी अकरा है, मुद्रा यहाँ की घानियन सैडी है, आप लोग नोट कर लेंगे। घाना की बात करेंगे, ठीक है, तो घाना, यदि घाना का जिक्र आया है तो घाना के बारे में देख लेते हैं। ये आप जानते हैं अफ्रीका है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क कलर में, ये जो है आपका, ये आपका देश है घाना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये घाना है। चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि पद्म श्री से सम्मानित संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म श्री प्रदान किया गया था? तो देखिए इनका नाम है पुरुषोत्तम उपाध्याय और इन्हें वर्ष 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कहाँ से थे साथियों? ये गुजरात राज्य से थे और संगीत में अपने अहम योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो जो हमारा चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
याद रखेंगे कब से, 17 से 19 जनवरी तक ये साथियों आयोजित किया जाएगा। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का जो आयोजन है आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित किया जाएगा साथियों ये, ठीक है। अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है। इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। क्षेत्र की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण के और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लेंगे थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और जो अपनी विविध प्रजातियों के पक्षी प्रजातियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में है, एक संरक्षित क्षेत्र है और अपनी पक्षी प्रजाति यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली, मुंबई, पणजी या हैदराबाद। तो साथियों ये किया गया आपका नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में कहा, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में जो मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव है इसका आयोजन साथियों किया गया, ठीक है। इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज आप ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा साथियों ये आपका आयोजन जो है किया गया। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में दुनिया को बताना है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि गुजरात के लोथल में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज द्वारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ विश्व की समृद्ध और जो समुद्री विरासत है उसको साथियों प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा साथियों, आज की हमारी इस क्लास में, हमारी इस करंट अफेयर्स में, इसमें हमने कवर किए हैं 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। करंट अफेयर्स की क्लास यदि किसी दिन आपको टाइम पे मॉर्निंग में नहीं मिल पाती है, थोड़ा सा लेट भी हो जाती है तो परंतु मिल जाएगी उस दिन आपको क्लास, ठीक है। और यदि आपकी एक क्लास छूटी है इस वीक की, जो क्लास छूटी है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। यदि कोई क्लास छूटती है तो वो भी आप लोगों को कवर कराई जाएगी, ऐसा नहीं है। अपने करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करते चलें, उनको प्रॉपर बनाते चलें, ये नोट्स ही आप लोगों के आगे आके काम आने वाले हैं, समझ गए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। आप जरूर सफल होंगे। चलिए साथियों, थैंक यू सो मच।